राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जानी मानी अभिनेत्री और फिल्म निर्देशक कोंकणा सेन शर्मा। कोंकणा सेन शर्मा, जानी मानी अदाकारा और फिल्म निर्देशक कोंकणा सेन शर्मा को कला की समझ विरासत में मिली है। कोंकणा के नाना चिदानंद दास गुप्ता कोलकाता फिल्म सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर थे और उनकी मां अपर्णा सेन बंगला सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है, जिनके जरिए कोंकणा ने अभिनय और कला की बारीकियां बखूबी समझी हैं। ये मेरा घर है सिड, और तुमने आकर इसे कबाड़ खाना बना दिया है। मैंने तुम्हारे लिए अंडा बनाया है। कोलकाता में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कोंकणा सेन शर्मा दिल्ली आ गई थीं और यहाँ उन्होंने सेंट स्टीफन से अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की। अपने फिल्म करियर के शुरुआती दौर में ही कोंकणा सेन ने सुब्रत सेन और ऋतुपर्णा घोष जैसे निर्देशकों की फिल्मों में काम किया और बेहतरीन अभिनेत्री का नमूना पेश किया। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, কোনো স্ক্যান্ডাল নেই আর কোনো মহিলা ব্যাপারে কিচ্ছু না। কার বাবার? না ওর। খোঁজ নিয়েছো মানে? ম্যাগাজিনে পড়েছি। আর তাছাড়াও এরিস লিবের সঙ্গে অসম্ভব ভালো ম্যাচ। और फिर आई मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। What happened? I forgot my water bottle. What's that then? एक पारंपरिक तमिल गृहिणी के इस किरदार ने कोंकणा सेन शर्मा को दिलाया नेशनल फिल्म अवार्ड। इसके बाद कोंकणा सेन शर्मा ने बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी में बैक टू बैक कई फिल्में की। 2005 में आई मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 उनके करियर की पहली हिंदी फिल्म साबित हुई। 2006 में आई फिल्म ओमकारा में निभाए इंदु त्यागी के किरदार के लिए उन्हें फिर एक बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। हम अपने घर बाहर नाते सब त्याग कर आप लोगों के संसार में नंगे हाथ चले आते। अग्नि से भी निकल जावे ना तो भी सगे नहीं ठगे ही कहलावे। अपने फिल्मी करियर में कोंकणा सेन शर्मा ने लगभग 45 फिल्मों में अपने अभिनय के कई शेड्स पेश किए हैं और दर्शकों को जीवन के कई पक्षों से परिचित कराया है। उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं एक जे आछे कन्या, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, तितली, पेज 3, ओमकारा, 15 पार्क एवेन्यू, दो सर, लाइफ इन अ मेट्रो, लक बाय चांस, वेक अप सिड, गोयनार बॉक्शो, कादम्बरी, तलवार और लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। जी ये बाहर मिली, आपकी तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो असली सोने की पहनती हूँ। माशाल्लाह, क्यों नहीं पहनेंगी? आपको देखकर ही लगता है अल्लाह मियाँ का दिया सब कुछ है आपके पास। एक गिलास पानी पी सकते हैं? अभिनय के अलावा कोंकणा सेन शर्मा ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया है। 2017 में उन्होंने बतौर निर्देशक और लेखक अपनी पहली फीचर फिल्म अ डेथ इन द गंज का निर्देशन किया, जिसे काफी सराहा गया। Maybe if we bend the knees and put the body in a fetal position. बहुत स्वागत है। थैंक यू। कोंकणा, आपको बताइए, ये सवाल मैं उन सभी लोगों से पूछता हूँ जिनका परिवार यानी जिनके परिवार में फिल्म का कुछ काम होता है। चूँकि आपकी माँ खुद एक बड़ी मशहूर अभिनेत्री और फिल्म निर्देशक निर्माता रही हैं, तो ऐसे एक घर में पैदा होने के बाद ये भी तो चुनाव होता है किसी बच्चे का कि वो फिल्म की दुनिया में ना जाए। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था फिल्म की दुनिया में आने के लिए, और मेरी एक बड़ी बहन है, तो इन आवर फैमिली वी कॉल हर द रेबल बिकॉज शी इज़ नथिंग टू डू विद फिल्म्स. So she actually
she's nothing to do with films, so ऐसा कुछ नहीं था कि हमें फिल्म्स में ही आना है, हमें इसी लाइन पे काम करना है, ऐसा कुछ मतलब कंपल्शन तो नहीं थी। लेकिन बचपन से इस वर्ल्ड से मैं बहुत फेमिलियर रही हूँ। My grandfather Chidananda Dasgupta was one of the co-founders of the Calcutta Film Society along with Satyajit Ray, and वो लोग बहुत वर्ल्ड सिनेमा देखते थे, सिर्फ इंडियन सिनेमा नहीं, इंडियन सिनेमा भी आई थिंक, बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। सिर्फ मेन स्ट्रीम फिल्म्स नहीं देखते थे। तो ऐसा मतलब माहौल था घर पे कि लिबरल आर्ट्स एंड आर्ट्स के ऊपर आई थिंक काफ़ी स्ट्रेस था, on all kinds of arts, I think, whether it's painting or reading or music, and different kinds of music also. It could be Japanese, it could be Hindustani classical, it could be Western classical, all kinds of folk music. You know, so this kind of exposure, I think, was always there for the whole family, for me when I was growing up, for my mother when she was growing up as well. And I think this has really helped me. But this has helped me in the sense, this has helped to shape my personality. अब उसके बाद मैं जो भी करूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ या निर्देशक हूँ या कुछ भी अकाउंटेंट हूँ, आई थिंक पर्सनैलिटी तो वैसा बन गया ना, माइंड सेट, वो सब तो थॉट पैटर्न्स, ओपिनियंस, वैल्यूज़, ये सब तो बन जाता है। फिर उसके बाद आप जो भी काम करो वैसे ही करेंगे, ये मुझे लगता है। और कोई कंपल्शन तो नहीं था, लेकिन क्योंकि ये दुनिया बहुत फेमिलियर थी तो एक ईज़ थी। बचपन से मैं सेट पे जाती थी। मेरी माँ अपर्णा सेन, शी यूज्ड टू एक्ट इन फिल्म्स, डायरेक्ट फिल्म्स. शी वाज द एडिटर ऑफ अ women's magazine for many years, very successful women's magazine called Shanunda for many years. So often after school I would go to her office where she was the editor of that magazine. So I have seen her in many different avatars. And I think it's a great learning actually, which you don't realize. But it's a great learning just from observing and being comfortable with these kind of environments. I think you can learn a lot. मैं तो बचपन से एक्टिंग कर रही हूँ because मतलब अच्छा we need a little girl or we need a little boy. मेरा तो 4 साल उम्र में I think I did my debut in my mother's film, Indira, Bengali film called Indira, and I was 4 years old, and they needed a little boy. They couldn't find a little boy, so they cut my hair and they put me in the film. तो ऐसा मतलब it's not like they wanted me to act or something, but out of convenience ना 3-4 फिल्म मैंने की है बचपन में, लेकिन मुझे कभी एक्टिंग नहीं करना था, करनी थी। तो जैसा कि आपने कहा कि खुद आपकी माँ कई तरह के काम, और घर में भी बिल्कुल ऐसा माहौल के जैसे लिबरल आर्ट्स के लिए एक बहुत कॉन्ड्यूसिव माहौल था। जब आपने होश संभालने के बाद सब कुछ करना शुरू किया, तब तो आपके पास चॉइस थी कि तब आपने क्या नहीं करना है, इस बारे में क्या सोचा? एक्चुअली तभी भी और अभी भी मैं मतलब माइंडसेट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टाइप का नहीं है कि मुझे ये करना है, इतना पैसा कमाना है, ये अचीव करना है, ऐसा तो है ही नहीं। आई थिंक वो मेरा माइंडसेट ही है, जो भी मतलब करियर पाथ मैं चूज़ करती वही माइंडसेट शायद वैसा ही है। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ रही थी तो एक स्क्रिप्ट आई मेरे पास बंगाली फिल्म के लिए, सुब्रत सेन की फिल्म एक्जियाचे कन्या। तो दिस वाज बेस्ड ऑन अ हॉलीवुड फिल्म एंड इट वाज लिटिल डिफरेंट, लाइक डार्क नेगेटिव काइंड ऑफ रोल, यू नो। तो आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट आई जस्ट थॉट दैट यू नो मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा ही था। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि कर लो, कर, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड अच्छा लगेगा तो देख लेंगे, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ट्राई कर लो, यू शुड बी ओपन माइंडेड, एंड बहुत लोग बोल रहे थे। एंड इट वाज अ डार्क नेगेटिव काइंड ऑफ अ रोल। और मैं कॉलेज में भी थिएटर कर रही थी, थिएटर के बारे में पढ़ रही थी, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड के ऊपर सेमिनार हम लोग लिख रहे थे, तो एकदम मतलब अलग दो दुनिया थे। तो लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, क्या है, ट्राई करते हैं, मतलब नॉट विद ग्रेट कन्विक्शन, but okay, generally, you know, out of a sense of open-mindedness and a sense of wanting to explore. So in the summer vacations between my second and my third year, I was studying in Delhi University. I went to Calcutta and I acted in this film. At that time, I was very unhappy while I was acting in the film, because मुझे ना लगता था कि ये अच्छी नहीं हो रही है, मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये सेट अच्छा नहीं है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, उफ मुझे
or I think I was not also comfortable with my body, not comfortable with acting, not comfortable. I was not comfortable also being the center of attention, and not so comfortable being in front of the camera. So I did not enjoy it at all. I used to cry regularly. तो मैंने तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं ये करूँगी, ये करने वाली हूँ आगे जाके. तो ठीक है, हो गया, मैं तो कॉलेज जा रही हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ. और फिल्म रिलीज हो या ना हो, मुझे कुछ मतलब it was made no difference to me. Though the people were very nice actually. The cinematographer Shirsho Ray, it was his first film, and then he was the cinematographer in my first film, Death in the Ganj, that I directed. Shubhrata Sen also was a wonderful man, and he made me, the director, very comfortable, and we had lots of lovely conversations. It is more my own problem in my own head. Then I went back to college and I forgot all about it, but then it released and it did very well. It did very well, and people liked it a lot, and then everybody said, oh, you must act. And बचपन से people would keep telling me, you must act, you must act. तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे बार-बार कहे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मुझे पसंद ही नहीं था. So there was always one resistance. And then this film did well. I got some awards, some regional awards and all. But मुझे लगा नहीं ये तो हो गया, ठीक है, अभी whatever हो गया है. अब मैं दिल्ली जा रही हूँ वापस. I did my third year. I enrolled in my MA to do. Then Ritu Parno Ghosh, who was such a good family friend, and like my mama, I used to call him Ritu Mama. He had been saying for a long time, actually you have to do this film, you have to do this film. So I was like, oh, okay. And then he said, no, now you're becoming too old. You have to do this film now before you become too old. So I did Titli with him, and I said, theek hai, you know, Ritu Parno Ghosh's sensibilities were different, and you know, this was not really a very commercial kind of a film. My mother was playing my mother in the film. So I enjoyed myself. We went to a hill station, my mother was there, you know, my family had come, I knew everybody. It was very comfortable. I enjoyed myself. I did it. Then I went back to pursue my MA. Then Ritu again told me to do another film. I said, no, now I'm doing my MA and now I can't do any more films. At which time I was, I think, in Calcutta, and my mother was writing, during my holidays, my mother was writing Mr. and Mrs. Iyer. So she would read it aloud to me, and then she was like, you know, you have to do Mrs. Iyer. I was like, don't be silly, you must take a South Indian person. Why will I be Mrs. Iyer? So then she said, no, but she's very smart, my mother. And then she said, no, you have to do some research for me, so you go to Madras. So I went with my questions. So that I was excited about. I went with my questions, and we had some family friends. I spent some time there. I had lots of fun doing finding out the difference between the Iyers and the Iyengars and the Shaivites and the Vaishnavites, and what they wear and how they do and what will they name their children and who are the mommies who sit in the temples. And I went there and I enjoyed that so much that I became completely immersed and steeped in the culture. And then we did some workshops, and then I did the film. And then I won the national award, and then there was no looking. Then I had a lot of offers, I was busy. बचपन के दिनों में अगर आप देखें, कुछ तो हल्की चर्चा हम लोगों ने की पहले, उस जो चाइल्डहुड का ज़माना है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हाथों से छूटती जाती हैं और वो ज़िंदगी भर के लिए कुछ एक शिकायत की वजह बन जाती हैं कि अपने मन का कुछ ऐसा करना चाहती थी, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, तो उस का क्या करियर वाइज आप बोल रहे हैं? थोड़ा करियर वाइज भी, और ऐसी चीज़ें जो आपको आपके अंदर स्पार्क पैदा करती हैं, आपके अंदर एक नेचुरल एक बेंट उसको लेकर के चीज़ों को होता है। करियर वाइज दोनों मैं बताती हूँ। करियर वाइज अगर आप पूछ रहे हैं तो ऐसा कुछ था नहीं जो मुझे करना था. This is true. This is the problem. I was a bit of a drifter. I think I still am. I think it's part of my personality. मैं सोच रही थी कि मतलब काम तो मुझे करना है, ये मुझे पता ही था, because my mother was always financially independent and a working woman and a great example of independence and creativity and everything, and strength. So I was so I knew that I had to work, but I didn't know what I wanted to do. But because people keep asking, you know, children really who are in class 11, 12 ना, सब लोग पूछते रहते कि क्या करना चाहते हो, क्या बनोगे, you know, and all that. So I had to come up with an answer because I actually didn't have an answer. So I had thought that either I would do something like advertising or journalism, because I thought, I was confident that I would manage or I would get a job, you know, in something like that. So I had thought I'd get a job like that, you know, and work somewhere where my liberal arts education group could maybe come in handy. But जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी बचपन में, वो शायद
मुझे अभी भी अच्छी लगती है और वो मैं अभी भी परस्यू करती हूँ. And I think a lot of that is comes just from arts and culture, honestly, and relationships. So a lot of that comes from stimulating your own mind from books, from films, from TV shows, from conversations, from theatre, from music. So I think these are the things which really affected me deeply growing up. They still affect me deeply, and this is something I have an independent relationship. I'm not. It doesn't depend on anything else except for me. और जहाँ तक बात ये होती है कि चूँकि एक प्रोफेशन है आपके पास, एक्टिंग आपका एक प्राइमरी प्रोफेशन है, इसके अलावा फिल्म मेकिंग, और चूँकि आप फिल्मों की दुनिया में हैं और परिवार के ही अगर हवाले से कहें तो भी उसी काम में लगी हुई हैं, बिल वगैरह जमा करने के लिए जो पैसा पैदा किया जाता है, उसके अलावा वो कौन सी चीज़ है जो इसमें ही आपको रखती है, फिल्मों में ही आप बनी रहना चाहती हैं? What happened is that after a few years, Mr. and Mrs. Iyer के बाद ना I became very busy. Then Madhur Bhandarkar offered me Page 3. He had just made Chandni Bar, which I had loved. So immediately I was like, "Arey, wow, that was I really liked Chandni Bar. It affected me a lot." I said, "That's great." Then Shonali Bose offered me Ammu. So I got involved in a few projects which I kind of liked, but I was not comfortable with acting. I think about 5-6 years down the line, I think it consciously and unconsciously I became, part of it I was aware of, part of it I was not self-aware. I became more comfortable with my profession, where I was able to detach. I think that detachment really helped. Ki, theek hai, I don't like this, how this is being done, or this is not convincing, but it is my job to do it as well as I can. It's a great discipline, and even just the discipline of working regularly and every day. I think there was something in it. Maybe because I was used to that, I was familiar with that, I had known it growing up. I enjoyed that, and I became more and more comfortable with it. I was busy, I got offers, and I think in the second half of my career, I'm speaking of course as though it's ended, in the second half of my career, I became much more comfortable with acting. Though I think that I like being behind the camera. I would rather observe than be observed. और जितनी भी एक्टिंग आपने की उसमें आपकी अपनी एक्टिंग स्टाइल या अपने तरीक़े का क्या अप्रोच है उसमें? क्योंकि जैसे मुझे शबाना आज़मी कहती हैं कि वो इमोशंस के अगेंस्ट प्ले करती हैं. उसके उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जिस वक्त उनको रोने का एक वो दिखाना है भाव, उसी वक्त वो उससे पीछे जाकर उस रोने में अगर रो ही दिया तो फिर क्या ख़ास किया. जैसे वो एक्सप्लेन करती हैं इस बात को, प्लेइंग अगेंस्ट द इमोशन. आप कैसे अपने तरीके को बताती हैं? हाउ इंटरेस्टिंग. मेरा तो कोई तरीका ही है ही नहीं दैट आई एम अवेयर ऑफ. And Shabana herself and even my mother, they've always told me, and I guess now I understand that's true. Earlier I never even thought about it, so I didn't know. मैं ज़्यादा सोच के एक्चुअली नहीं करती हूँ, प्लान नहीं करती हूँ कुछ भी. मतलब लाइफ का प्लान्स भी नहीं बनाई है कभी, और करियर का प्लान्स नहीं बनाई है. क्या सीन करेंगे, कैसे करेंगे, वैसा भी कभी प्लान नहीं किया है. Which is a bit of a risk. Sometimes it works, sometimes it doesn't. So I am largely, I think, go on my intuition. The thing is to try and be as truthful as possible, at least with me. What I do is, because मुझे लगता है कि हमारे अंदर सब कुछ है. मतलब सब emotions actually है हमारे अंदर. From a murderer to a nun, सब है, And अलग-अलग situation, अलग-अलग context में ना अलग-अलग चीज़ निकलते हैं. And of course it depends on your mental sophistication, it depends on your awareness and your abilities also. But सब कुछ है अंदर, I feel. And basically the thing is, I think when you're doing something on screen or in any work of art, it's key to express this feeling of, oh, I'm experiencing this, so that people who are watching or engaging can feel like, oh, I have also experienced this. So in a way, just to try and be as truthful to that experience, I think that is how I have always approached it. To कि अगर ये है कि मैं अपने हस्बैंड को मार रही हूँ या किसी को मतलब हर्ट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, विच इज़ नॉट फिजिकली, आई मीन, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइव्स, देन
there is something in us, you know, that when you can get so angry, where then we control ourselves maybe, but you know, to let that go. I feel like, you know, if you are aware of your own emotions and if you're compassionate towards your own emotions and to other people generally in life, not just for during the time of acting, the whole of your life, if you can be compassionate towards other people and understand what they are going through, I think that will really, that enriches your own mind and, you know, makes you aware of all the different kinds of emotions that may be there. और जो फिल्में आप देखती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में या फिर दुनिया भर की फिल्में, उनमें जब एक्टर लोगों को काम करते हुए देखती हैं, तो वो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो आपके लिए एक चुनौती की तरह एक आपके लिए एक यार्डस्टिक हैं, या कहिए कि आप कहती हैं कि अरे ऐसा मैं भी एक दिन कर कर दिखाऊंगी? नहीं, कभी कोई नहीं रहा है ऐसा. Because I think, I don't know why, one person, you know, I think we should not have too many expectations from one person generally in life. Different performances at different times, different works of art at different times have inspired me. I have also been always inspired by people, human beings and women who have gone against the grain, who have taken, who have made choices which are unconventional and different from mainstream conventional choices. I admire that very much. The ability to think outside the herd, the ability to question norms and diktats and traditions, some of which make sense and good, are good, and some of which don't make sense. And everybody has to decide for themselves. तो ऐसा कोई नहीं है कि for a long time I felt कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए. ऐसा from one person कभी नहीं लगा है मुझे. और जिन लोगों के साथ आप काम करती हैं, ख़ास तौर पर अगर एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्रियों की बात करें, जो आपके कई बार सेट पर भी साथ में होते हैं, कई बार एक पीयर ग्रुप जैसी जो चीज़ होती है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आपको क्या, उनकी ज़िंदगी, उनके काम करने के अप्रोच में क्या आपको कोई शिकायतें आप क्या दिखाई देती हैं कि इसको अगर ऐसा ना करके वो ऐसा करती तो ज़्यादा ठीक ढंग से कर पाती? None of my business. मुझे तो लगता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे नहीं कर रहे, मतलब I feel it's irrelevant to my life. Because what other people are doing, not doing, thinking, not thinking, what can you do? There's nothing you can do. So I don't bother about what other people are doing or not doing, fine. I mean, I try. Mostly it doesn't bother me. I have to say, naturally it doesn't bother me. Sometimes it's irritating when once or twice, it's happened very rarely, when a co-actor will say कि देखिए मुझे ये करना है तो आप प्लीज़ ये करना ताकि मैं ये कर पाऊँ. It's not great because फिर तो वो पहले से सब प्लानिंग करके वहाँ पे जाके क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी उसमें नहीं रहेगा. शायद नहीं, but it's nice to be open minded and try different things also. That's also true, but I don't bother too much about even like my mother will sometimes, when I'm in the middle of a project, she has asked me in the past, what do you think the director's like, how is the camera work, or what is the co-actor like, and mostly I have to say I don't know. Mostly my answer is I don't know. Because I have to see, firstly, though, in the edit, the whole film is, I feel, put together in the editing. And now, though, I feel that even more after having made a film. But because, you know, performances which you are just like, oh my God, how will I save this scene? And then, you know, you put the good shots together, you cull something out, you put some music, you cut away, and it's a great performance. So, I feel that we should not really be bothered about what other people are doing or not doing, whether on live or whether on set. आपकी दोस्त लारा ने हमसे बताया कि आपको पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है. जाहिर है कि जिस तरह का आपकी पृष्ठभूमि है, आपका बैकग्राउंड है, उससे भी आपको मिला होगा, लेकिन कुछ आपने ख़ुद भी अपने पढ़ने की चीज़ों को आपने ख़ुद डिसाइड किया होगा और एक ख़ास तरह की पढ़ाई आप कर रही हैं. क्या पढ़ रही हैं आजकल आप? अभी तो मैं पढ़ी हूँ 2 किताब. एक लीला नायडू की लाइफ के ऊपर जो जेरी पिंटो और लीला नायडू ने एक साथ लिखा है, वो मैं पढ़ रही हूँ. और दूसरी किताब मैं पढ़ रही हूँ एलेनोर ओलिफेंट इज़ कम्प्लीटली फाइन. ये किताब के बहुत अच्छे रिव्यूज़ मैंने पढ़ा है, तो अभी शुरू किया है. ऑर्डर किया था अमेज़ॉन पे, आ गया है. इट्स ग्रेट एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड रीडिंग दैट पर्टिकुलर बुक. तो इन पढ़ाइयों के बीच से आपको किन चीज़ों की तलाश है? आप क्या ढूंढ रही हैं पढ़ाई के बीच से? क्या आप निकालना चाह रही हैं? कितना अच्छा आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. Firstly, क्योंकि ऐसे नहीं पूछते हैं लोग. छोड़िए ना. लेकिन ये है कि
पहले से आप कैसे तय कर सकते हो कि मुझे ये पाना है? डिक्शनरी के साथ ऐसा होता है, लेकिन डिक्शनरी मैं नहीं पढ़ती हूँ. I don't read the dictionary for pleasure, you know. But मुझे ये नहीं कि मुझे ये ढूंढना है, तो फिर तो सब फिक्स हो गया. मुझे ये किताब पढ़ के जाना है कहीं पे जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ, है ना. तो there's always the hope कि कुछ ऐसा किताब आए जो, and बहुत सारा ऐसा किताब एक्चुअली है जहाँ पे ये जर्नी जिस पे हम गए हैं, एंड यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. तो ऐसा नहीं है कि आई मस्ट, but I have achieved many nice things from many books, and it takes, you know, the best part about reading I find is that it takes you out of your own head, which is very healthy, I feel, to be out of your own headspace and out of your own problems, because everybody has problems, you know. It's very nice to just inhabit another world. This is what I've realized now, late in life, is that there's no time for mediocrity. So I want to only read, watch, listen to things which are spectacular. So I'll do my research before reading or listening to something or committing to a TV show. You know, I won't just watch, acha, this is looking nice. I don't do that. So I'll research online, I'll check the reviews. Only if it is consistently above 90%, many people have said, then I'll watch it, because then, you know that it's a good piece of work. It doesn't matter what the genre is. Right now, recently I started I started watching a show called The Wire, which is set in Baltimore, and it's about the police and the largely African American community who are very poor, who are into dealing drugs. It's very removed from my world, you know, but it's so well done, it's so well executed that it doesn't matter actually what the subject is about, because what comes out is humanity and complexities. और आखिर में आपसे पूछेंगे कोंकणा के जिस तरह की का एस्थेटिक्स, ख़ासतौर पर अगर आप चिदानंद दासगुप्ता से लेकर के अपनी माँ और अपने काम और जिस दुनिया को आपने चुना है उसके बीच जो एस्थेटिक्स के एक्सपेक्टेशंस थे और दुनिया जैसी बनती जा रही है आज, दोनों के बीच जब आप कोई कंपैरिजन करती हैं तो क्या पाती हैं कि हम किधर जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर इंटेंजिबल आर्ट को अप्रिशिएट कर पाने के रास्ते में कुछ रोड़े हों, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप क्या सोचती हैं, हम कहाँ रहे हैं? Apparently we live in one of the least violent times in all of human history. Statistically, this is the least violent time in human history. So sometimes when everything is looking bleak, I like to remind myself of that. Also, I think by nature I am very individualistic. I am not really very oriented like that towards society, because other than trying to live a life that is, I mean, it's, you know, some things are important to me, like having a basic civic sense or a sense of responsibility and functioning harmoniously in society. All of that, those are very important values. But I think that my path has always been more individualistic, and it's really my responsibility, I think, to myself is to try and lead a good and interesting life. There are times when you feel hopeless and discouraged, and then I remind myself of this also. And also I found that, there's not so, it's important not to derive comfort from the herd, because you have to have your own path and create your own world. The world you want to live in, that is the world you must put out and create and make choices like that. And I too feel that the kind of input you give, that is the kind of output you get. So I have been very fortunate and very lucky, because I feel I have got that. और ये हमारे देखने वालों की इन दिनों ये भी एक तमन्ना पैदा हुई है कि हम सेलिब्रिटीज़ से ये पूछें कि वो अपने बच्चों को पालते हुए कैसे उनके साथ वक्त गुजारते हैं। आपके पास भी आपका एक छोटा बच्चा हारून है जिसके साथ आपको उसको नर्चर करने, उसके साथ वक्त गुजारने, तो इतने सब कामों के बीच में आप हारून के साथ कैसे टाइम और मैनेजमेंट करती हैं? It's not like वो हो गया है, I think every day you have to, because it's changing thing. It keeps your brain active.
you know, because every few days things are changing, you know, and the way you relate to somebody, it's changed, that itself is changing. That is a very wonderful experience, and so much you have to learn about yourself, that and I have lived a very, like I said, intuitive life, I think. So I have had to articulate to myself and then water it down for my child that these things are important to me. So it's made me prioritize. These other things are not important to me, because that is what I want to convey, and how to convey that, and to then take joy in doing those things together. But then you have to become aware of many things, you know, like I feel in many ways I've become a better person. Like, for example, a very small practical example is that because I'm not a stay-at-home mother all the time, I'm also a working mother. Of course, my work is erratic, so, you know, it's freelance work. So there are times when I'm more at home, there are times where I'm a little more busy, and he always comes with me to set, and often with me, with his father, both. But things like when I am spending time with him, then I try not to be on the phone. You know, because I found that screens, you know, just a message has come, you don't have to reply immediately. You know, so in these kind of ways, you know, your priorities become very clear. And they have to become crystal clear, you have to know it very well, because you have to distill it down to somebody who can maybe not understand it in all its complexity. So that has been a great and interesting challenge. Otherwise, I feel I'm the same person. तो कोंकणा, हम लोग करीब करीब बातें पूरी कर चुके हैं, कुछ और बातें हों तो कीजिए। नहीं, मतलब आप तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। I'm sure we can talk for a long time, but this is good now. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. ये थी जानी मानी अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और हमारे पास इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया आपके लिए।